आज हम यूरोपियन संघ को पढ़ने जा रहे हैं। यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ, इसे आप शॉर्ट में कहते हो ईयू। अब देखो इसकी स्थापना कैसे हुई, सबसे पहली चीज इसकी बात समझना, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। यूरोपियन संघ ईयू, ईयू की स्थापना क्यों हुई, यूं की स्थापना क्यों की गई, ये क्या है? तो सबसे पहले इसके शब्द से पता चल रहा है यूरोपियन संघ मतलब यूरोप के कुछ देश, यूरोप के सारे नहीं आप कह सकते, यूरोप के देशों ने मिलकर एक संघ बनाया। एक क्या बनाया? एक संघ बनाया। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे आर्थिक कार्य, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे ये एक साथ बैठकर निपटाते हैं। यूरोपियन संघ मतलब यूरोप के देशों का एक संघ बनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया? यूरोपियन संघ। बात यहां तक क्लियर हुई? यूरोपियन संघ। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, यूरोपियन संघ की आवश्यकता कैसे पैदा हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसे बनने के बाद में आज वर्तमान में ये किस प्रकार कार्य करती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि यूरोपियन संघ जो है उसके लेकर अगर आप बातचीत करोगे तो केवल सुनने को आता है, और हाल फिलहाल अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यूरोपियन संघ से करंट का क्वेश्चन तैयार होगा। क्यों तैयार होगा? ब्रेक्जिट का नाम सुना है ना सब लोगों ने, ब्रेक्जिट का नाम सुना है, ठीक है ना। ब्रेक्जिट जो है वो क्या है? ब्रिटेन प्लस एग्जिट, मतलब आपके यूरोपियन संघ में ब्रिटेन जो है वो क्या था? ब्रिटेन क्या था? इसका सदस्य था। और ब्रिटेन ने अभी फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 से यूरोपियन संघ से क्या हो चुका है? ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है, ठीक है, ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं है। इसलिए ये टॉपिक बच्चा अगर बात करता है पटवार की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे जिसमें एनटीपीसी है, किसी भी लेवल की बात करते हैं, तो ईयू जो है ना वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए करंट में तैयार होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे मामला तो चल रहा था कुलभूषण का, और कुलभूषण के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गए तो करंट में क्वेश्चन बन गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। वैसे ही ब्रिटेन जो है ईयू से एग्जिट हो गया, यूरोपियन संघ से एग्जिट हो गया। एग्जिट का मतलब बाहर निकल गया। पहले इसमें 28 देश थे, आज इसमें 27 देश है, ठीक है। आज की मतलब मैं बात कर रही हूँ आपके जुलाई 2020 की, तो जुलाई 2020 की बात कर रही हूँ जिसमें आज 27 देश बचे हैं। तो इसमें ये तो सबको पता है कि ब्रिटेन अलग हो गया, ये तो सबको पता है कि ईयू से ब्रिटेन अलग हो गया, परंतु ईयू क्या है ठीक है, ईयू क्या है ये नहीं पता, ईयू क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ईयू को हम समझेंगे, इसकी निर्माण प्रक्रिया को समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम में करंट को टच करेगा, ये ध्यान रखना, करंट को टच करेगा, ठीक है। अब मेरी बात को देखो, करंट को कैसे क्या टच करेगा आगे चर्चा करेंगे, पहले ईयू को समझो। हुआ क्या, ध्यान से सुनना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद में, होने के बाद ध्यान से सुनना, होने के बाद यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर एक बात सोची कि क्यों न हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अच्छे संबंध होंगे, हम आपस में सहयोग की भावना रखेंगे, तो अगली बार कम से कम हम यूरोप के देशों में तो आपस में लड़ाई नहीं होगी ना, हम यूरोप वाले तो आपस में नहीं लड़ेंगे। और अगर यूरोप एक साथ मिलकर किसी दूसरे द्वीप या कह सकते हैं किसी दूसरे देशों से लड़ता है तो हम मजबूती से लड़ पाएंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध ने क्या किया, इन लोगों को यह याद दिलाया कि यूरोप जो है, यूरोप एक साथ एकजुट हो सकता है, ठीक है, यूरोप एक साथ एकजुट हो सकता है। आपस में सहयोग और मित्रता की भावना अगर हम रखें तो हमें यूरोप को आगे चलकर कभी कोई हरा नहीं सकता, और हो सकता है युद्ध ही ना हो। इसमें ये मान के चलो, इसमें सबसे पहले जो दोस्ती का हाथ है, जो दोस्ती का हाथ है वो इन दोनों ने बढ़ाया था, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी जो है वो यूरोप के दो शत्रु देश है, यूं मान के चले, इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, बहुत लड़ते हैं। फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के ये कह सकते हैं शत्रु देश थे। इन्होंने सबसे पहले हाथ मिलाने का प्रयास किया था, ठीक है, हाथ मिलाया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें आपको सबसे पहली बात पॉइंट्स में पढ़ना, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी संधियां हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? बहुत सारी संधियां हुई थी, तो वो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। इसलिए इसको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट समझो। तो सबसे पहली बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, आपके यहाँ हुई थी पेरिस की संधि।
पेरिस संधि, पेरिस संधि हुई है 1951 में। पेरिस संधि कब हुई है? 1950, ठीक है, 1951 में ये पेरिस संधि हुई थी। पेरिस संधि में आपके जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये क्या थे? देश थे। ये क्या थे? देश थे। लग्जमबर्ग, मेरी बात को यहां तक समझे। लग्जमबर्ग जो है वो सॉरी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये आपके क्या है? देश थे। अब देखना, ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेरिस संधि में, बात को ध्यान से सुनना, इन्होंने पेरिस संधि में यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय की स्थापना करी। क्या हुआ? इन लोगों को एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? इनको ये समझ में आया कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कोयला और स्टील, इनकी जो कह सकते हैं, इनका जो उपयोग है या इनकी जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। युद्ध में कोयला और स्टील की क्या है? महत्ता बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया? यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय की स्थापना करी। क्या कहा? ये जो 6 देश होंगे, ये जो 6 देश होंगे वह एक साथ यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय का निर्माण करेंगे। आपस में इसका निर्यात, आयात, इसका निर्माण करने का कार्य साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, ये थी पेरिस संधि की शुरुआत, जिसमें यूरोपियन संघ का निर्माण होना शुरू हो गया था। यूरोपियन निर्माण ये नहीं कह सकते कि 1951 में हुआ। यूरोपियन जो संघ है उसका निर्माण धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हुआ। ठीक है ना, स्टेप टू स्टेप हुआ। तो स्टेप टू स्टेप इसका निर्माण हुआ। तो इसमें सबसे पहला जो कदम है, ठीक है ना, इसमें जो सबसे पहला कदम है पेरिस संधि 1951। पेरिस संधि 1951, जिसमें इन 6 देशों ने मिलकर कोयला व स्टील समुदाय की स्थापना करी, जिसे आप कहते हो यूरोपियन ECSC, मतलब यूरोपियन कोयला स्टील कम्युनिटी। इसको देखना आगे, क्योंकि आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे मैं इसको जोड़ूंगी। आगे मैं क्या करूंगी? इसको जोड़ूंगी। अब देखो, दूसरी बात जो है वो शुरू होती है रोम संधि से। दूसरी बात कहां शुरू होती है? रोम संधि से, जो कि कहां हुई? रोम में हुई। नो डाउट, रोम की संधि है तो रोम में हुई 1957 में। रोम संधि कहां हुई? 1957 में। फिर ध्यान से सुनना, ये 6 देश, ये जो 6 देश है, इन्होंने फिर एक समुदाय बनाया। इन्होंने क्या किया? फिर एक समुदाय बनाया। और इस बार इनके समुदाय का नाम है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। इन्होंने एक समुदाय बनाया, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। इसी के साथ एक और ध्यान से सुनना, यूरोपियन आर्थिक समुदाय। यूरोपियन आर्थिक समुदाय शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखती हूं देखना, ई परमाणु का एटॉमिक एनर्जी सी, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप EEC। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसको इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूं बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनके शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, इनके केवल क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं और फिर हम उलझते रह जाते हैं। ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं? उलझते रह जाते हैं। ठीक है, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय वो है आपका यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, और यूरोपियन आर्थिक समुदाय ये क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? इन्होंने क्या किया? रोम संधि में ये जो 6 देश थे, ध्यान से सुनना, रोम संधि में इन 6 देशों ने आर्थिक समुदाय की यहां स्थापना हुई। और यहां जो है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां जो है वो यूरोपियन संघ की स्थापना का दूसरा कदम था। ये क्या था? ये पहला कदम था, और ये यूरोपियन स्थापना का क्या था? दूसरा कदम था। क्या था? दूसरा कदम था। परंतु ये रोम संधि जो है,
ठीक है। ये रोम संधि जो है ये लागू हुई है आपकी रोम संधि जो है वो लागू हुई है 1958 में। 1958 में लागू कब हुई? 1958 में। परंतु संधि हुई कब है? 1957 में। 1957 में जिसमें क्या हुआ, जो 6 देश थे इन्होंने क्या किया, ये जो 6 देश थे इन्होंने 2 समुदाय बनाए। इन्होंने कहा कि हम हमारी आर्थिक मजबूती के लिए आर्थिक समुदाय बनाएंगे और हमारी परमाणु ऊर्जा को मजबूत करने के लिए यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का निर्माण किया जाएगा। अब देखना, ध्यान से सुनना, इसे यूरोपियन संघ की शुरुआत कहा जाता है। यहां यूरोपियन संघ बनना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? यूरोपियन संघ जो है वो बनना प्रारंभ हो गया। बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसे अब मिटाने वाली हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये कह रही हूं हम यूरोपियन संघ पढ़ रहे हैं, मतलब यूरोप के देशों का एक संगठन है जो आपस में मिलकर काम करता है। आपस में क्या करता है? मिलकर काम करता है, जिनमें आने जाने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें मुक्त व्यापार किया जा सकता है, आने जाने के लिए कोई सीमा नहीं है। मतलब जो यूरोपियन संघ के जो सदस्य देश हैं, वो आपस में रोजगार, घूमना फिरना, व्यापार, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो एक साथ एकजुट है। क्या है? एक साथ है, एकजुट है। पॉइंट यहां तक क्लियर होना चाहिए। यूरोपियन संघ ईयू की बात कर रहे हैं, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के कुछ देशों ने कहा कि हमें एकजुट होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। जिसमें फ्रांस और जर्मनी जो एक शत्रु देश थे, दोनों ही, उन्होंने क्या किया? शत्रु देश थे, उन्होंने क्या किया? एकजुट हुआ। क्या हुए? शत्रु देश एकजुट हुए। अब बात को समझना, सबसे पहले यूरोपियन संघ की जो निर्माण है, सबसे पहला जो यूरोपियन संघ का निर्माण है वो किससे था? पेरिस संधि से था। शुरुआत पेरिस संधि से हुई। पेरिस संधि हुई है 1951 में, ठीक है ना। पेरिस संधि हुई है 1951 में। 1951 में ये जो 6 देश है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, इन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय की स्थापना की। क्या की? यूरोपियन कोयला व स्टील समुदाय की स्थापना करी। आपस में ये 6 देश है वो स्टील और कोयला आयात निर्यात या उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करेंगे। मतलब अगर इसमें कोयला ज्यादा है तो ये इटली की मदद करेगा, अगर जर्मनी के पास स्टील अच्छा है तो वो नीदरलैंड बाकी देशों की मदद करेगा। मान लो फ्रांस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा करता है, फ्रांस क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा अच्छा करता है, तो हमने क्या किया? स्टील इसको दे दिया ताकि ये मैन्युफैक्चर कर सके। तो यहाँ क्या किया? समुदाय का मतलब होता है मिल बांट कर काम करना। समुदाय का मतलब क्या होता है? मिल बांट कर काम करना। तो यूरोपियन कोयला स्टील समुदाय की स्थापना हुई है पेरिस संधि के द्वारा, ठीक है। इसी में एक कदम और आगे बढ़े। अब जब उन्हें लगा कि कोयला स्टील समुदाय बनने से हमें फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि जब एक देश, बहुत सारे देश आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? फायदा सबको होता है। जब फायदा हुआ तो उन्होंने एक और संधि करी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रोम संधि। किसे किस नाम से जाना जाता है? रोम संधि। 1957 में रोम संधि की गई और रोम संधि वही इन्हीं 6 देशों के बीच में हुई। 6 देशों के बीच में हुई। इस रोम संधि को लागू जो है वो 1958 में किया गया। 1958 में लागू किया गया और इसमें क्या था? यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इन दोनों की स्थापना की गई। अब क्या करेंगे? आर्थिक का मतलब समझे? अब वो अपनी करेंसी के बारे में सोचेंगे, पैसा खर्च किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है, आपस में आर्थिक रूप में कैसे उसकी मदद की जाए, इसकी बातचीत करी। दूसरी, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। अब वो क्या करेंगे? एटॉमिक एनर्जी जो है, जो परमाणु ऊर्जा है, उसको लेन देन का काम करेंगे, उसको एक साथ अपने बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, यहाँ जब ये दोनों काम हो रहे हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब जो है वो यूरोपियन संघ बनना प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया? यूरोपियन संघ बनना प्रारंभ हो गया। और इस यूरोपियन संघ में, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
यहाँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बात लिखने जा रही हूँ, उस बात को लिखने से पहले इनको मिटाती नहीं हूँ। देखना हुआ क्या, ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, तीसरा पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, वो है यूरोपियन समुदाय। मैं क्या लिख रही हूँ, यूरोपियन समुदाय, जिसको आप कहते हो ईसी, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है, ईसी। आपने अब देखना, ध्यान से सुनना, पेरिस संधि से, पेरिस संधि से तो आपने क्या किया था, ECSC मतलब कोयला स्टील समुदाय बनाया था। और ध्यान से सुनना, आपने रोम संधि से, आपने रोम संधि से क्या क्या किया था, क्या क्या किया था, EAEC प्लस EEC। ध्यान से सुनना, अब मिटा देती हूं मैं इसको, अब मिटा देती हूं। अब देखो क्या हुआ, 1967 में, सन लिख देती हूं, 1967 में पेरिस संधि हो गई। पहली बात, पहली बात क्या हो गई, पेरिस संधि हो गई, दूसरी रोम संधि हो गई, दोनों हो गई। तीसरा काम क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, तीसरा काम क्या हुआ, पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम क्या हुआ है, इन सभी को मिलाकर, इन सब को मिलाकर यूरोपियन समुदाय की स्थापना की गई। क्या हुआ, तीनों को मिला दिया, पॉइंट को समझो, क्या किया, तीनों को मिला दिया, कोयला मिल गया, परमाणु मिल गया, आर्थिक मिल गया, और सब ने मिलकर किसका निर्माण किया, यूरोपियन समुदाय का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, यूरोपियन समुदाय का निर्माण किया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, यूरोपियन समुदाय का निर्माण हुआ है, अभी तक यूरोपियन संघ नहीं बना, यूरोपियन समुदाय का निर्माण हो गया। इसी में चौथी बात पता होनी चाहिए, सदस्य देश, सदस्य देश। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया, शार्क पढ़ाया, आसियान पढ़ाया, आपको WHO पढ़ाया, WTO पढ़ाया, UNO पढ़ाया। बेटा मैंने सबकी क्या लिखवाई है, स्थापना तारीख लिखवाई है ना, मैंने सबकी क्या लिखवाई, स्थापना लिखवाई। परंतु मैं यूरोपियन संघ की कोई एक स्थापना नहीं बता सकती, मैं यूरोपियन संघ की किसी एक स्थापना की वर्णन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यूरोपियन संघ जो है वो धीरे 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 बना। कभी कोयला समुदाय बना, कभी परमाणु समुदाय बना, कभी आर्थिक समुदाय बना, कभी यूरोपियन समुदाय बना, और उसके बाद में वो यूरोपियन संघ बना। आगे चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहो। अब देखो सदस्य देश है 28, सदस्य देश कितने, 28। एक बार समझ लो, फिर अपन लास्ट में चर्चा करेंगे आपके ब्रेक्जिट की। सदस्य देश कितने, 28 थे, ठीक है, सदस्य देश 28 थे। परंतु अगर अब एग्जाम में वर्तमान में बात कर लेते हैं आप, फरवरी 2020 के बाद, फरवरी 2020 के बाद में वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या हो गई 27। वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 27, ठीक है। 27 कैसे हुई, एक जो ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन जो है वो अलग हो चुका है। ब्रिटेन कब अलग हुआ है, फरवरी 1 फरवरी 2020 से, 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। तो आज वर्तमान में कितने, 27, ठीक है ना, 27। अब ध्यान से सुनना, 1957 में तो 6 देश जो आपने पहले पढ़े थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान हुआ। 1957 में इन 6 देशों ने क्या किया, एक साथ काम किया। अब ध्यान से सुनना, इन 6 देशों में 1973 में, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनना। सबको पता है ब्रेक्जिट में ब्रिटेन अलग हो गया, सबको पता है बेटा, जिनको नहीं पता पता चल जाएगा। ब्रेक्जिट से ब्रिटेन अलग हो गया। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ब्रेक्जिट से ब्रिटेन अलग कब हुआ, या ब्रिटेन को अलग किया गया, कौन सा देश अलग हुआ। वो ये पूछेगा कि यूरोपियन संघ में, प्रश्न को ध्यान से सुनना, यूरोपियन संघ में जो ब्रिटेन अलग हुआ है, यूरोपियन संघ में जो अभी 2020 में जो ब्रिटेन अलग हुआ है, वह ब्रिटेन यूरोपियन संघ का सदस्य कब बना था, वह ब्रिटेन यूरोपियन संघ का सदस्य कब बना, ये पता होना चाहिए। तो 1973 में 3 सदस्य थे, डेनमार्क,
आयरलैंड और ब्रिटेन, ये क्या बने थे, इसके सदस्य बने थे। ठीक है, ये क्या बने थे, इसके सदस्य बने थे। डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन तीनों सदस्य बने। इसी के साथ बहुत सारे अन्य देश भी सदस्य बनते बनते लास्ट में लिखवा रही हूं, क्योंकि सारे देशों के नाम तुमसे नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहो। लास्ट में लिखवा रही हूं, लास्ट है आपका 2013 में क्रोएशिया। लास्ट है आपका, वो है क्रोएशिया, जो कि 28वां राज्य था। ठीक है, ये क्या था, क्रोएशिया 28वां था, 2013 में अंतिम जोड़ा गया था। ठीक है, ये 28वां था, अंतिम जोड़ा गया था। और अब हम आगे बात करते हैं, तो वो है 2020 की, जिसमें ब्रिटेन अलग होकर वापस इनकी संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। सदस्यों की बात को समझ गए, सदस्यों की बात समझ में आई या नहीं आई, इतना बता दो, हाँ या ना। सदस्य देश 28 थे, आज 27 है। ब्रिटेन अलग हो चुका है, ब्रिटेन अलग हो चुका है। 1957 में 6 ही थे यूरोपियन संघ में, परंतु 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन 3 और शामिल हुए। मैंने आपको ये इसलिए बता दी क्योंकि ब्रिटेन अलग हुआ था, और मुझे कंफर्म पता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना, वो यही तैयार होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो यही संभावना पूरी बनती है कि ब्रिटेन इसका सदस्य कब बना था, और तब बच्चा याद करेगा, तब बच्चा भूल जाएगा। ठीक है, तो सदस्य कब बना था, 1973 में सदस्य बना, 1973 में, और 2013 में अंतिम सदस्य बना था क्रोएशिया। ठीक है, 28वां। इसके बाद जो है वो इसका, ठीक है ना, इसके बाद इसका कोई भी सदस्य नहीं बना। तो पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा बिंदु क्या है, हमने यूरोपियन समुदाय बनाया 1967 में। किससे बनाया, इन सभी समुदायों को इकट्ठा किया, इन सभी समुदायों को इकट्ठा किया, यूरोपियन समुदाय बनाया। ठीक है, यूरोपियन समुदाय बनाया, और उसके बाद हम बात करते हैं तो 28 राज्य हमने, 28 देश जो है वो हमने शामिल कर लिए। 28 देश हमने शामिल कर लिए, जिनमें से आज एक हटाकर 27 ही देश हैं। एक हटाकर कितने हैं, 27 देश वर्तमान में है। आता है ईयू से कंफर्म क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को करंट में, ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि आपके ब्रेक्सिट में ब्रिटेन के अलग होने के बाद में अभी तक कोई कंपटीशन एग्जाम ही नहीं हुई। ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम ही नहीं हुई, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या होता है, देश की चर्चाएं कम और कई बार विदेश के प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुर्खियों में बात रही थी। हालांकि मैं क्लास के लास्ट में बात करूंगी ब्रेक्सिट के ऊपर, अभी ब्रेक्सिट को मत लेकर आओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 बिंदुओं पे चर्चा कर ली। अब हमारा 5वां बिंदु क्या है, ये 5वां बिंदु है शेंजेन की संधि। 5वां बिंदु क्या है, शेंजेन की संधि 1985 में। ध्यान से सुनना, 1985 में शेंजेन की संधि ने क्या कहा, शेंजेन की संधि में यह कहा गया कि यूरोपियन संघ के जो सदस्य देश हैं, क्या है, जो सदस्य देश हैं उनमें प्रतिबंध मुक्त आवागमन प्रारंभ किया जाए। आप इसका मतलब समझे, नहीं समझोगे, मैं बताती हूँ। क्या कहा, 1885 तक, बात को ध्यान से सुनना, 1885 तक जो भी इस यूरोपियन समुदाय के, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक यूरोपियन संघ तो बना ही नहीं है, तो ये कहा कि जो हम सदस्य देश हैं, इस समुदाय के जो सदस्य देश हैं, उन देशों में रहने वाला जो व्यक्ति है वो आपस में आ जा सकता है, उसको किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आवागमन की पूरी आजादी हो गई, आवागमन की पूरी आजादी हो गई। कैसे मिली आवागमन की आजादी, सिंपल सी बात समझो, आवागमन मतलब आने जाने में, व्यापार करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। व्यापार करो, कहीं भी रोजगार प्राप्त करो, देखो कितनी बड़ी खास बात, किसी भी देश में आओ जाओ, देश की सीमा पार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं है आपको। आओ, व्यापार करो, रोजगार प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे ये पता चल गया, मुक्त व्यापार, मुक्त रोजगार, मतलब रोजगार। आप देखो, आप जब विदेश में कहीं कोई काम करते हो तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स, कितनी लीगल फॉर्मेलिटी, प्लस विदेश जाने के लिए वीजा वगैरह कितना कुछ चाहिए होता है। परंतु यूरोपियन समुदाय ने क्या किया भाई, जो भी यूरोपियन समुदाय के जो
आपके सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश हैं वो मजे से उन सदस्य देशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं मास्ट्री संधि कब हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल वीडियो चल गया। देखो मास्ट्री संधि कब हुई थी? मास्ट्री संधि कब हुई थी? वीडियो चल गया, टेंशन ना लो। बिल्कुल बिल्कुल सही। मास्ट्रीज जो संधि है या मैस्ट्रीज संधि है वो कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ये संधि कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अब देखो ये जो संधि है, ठीक है, हमने पढ़ा सेल्जन संधि, हमने केवल इतना पढ़ा सेल्जन संधि हुई जिसमें यूरोपियन संघ के जो सदस्य देश थे उसमें प्रतिबंध मुक्त आवागमन जो है वो प्रारंभ हुआ। अब लोग जो है वो आने जाने मतलब लोगों के घूमने फिरने पर आने जाने पर व्यापार करने पर, ठीक है, घूमने फिरने पर आने जाने पर व्यापार करने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, कोई वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं है। डन। अब देखो इसके बाद में जो है वो मैस्ट्रीज संधि हुई है 1991 में हुई, तो 1991 में है, परंतु यह संधि लागू कब हुई? यह संधि लागू कब हुई है? 1993 में। ये संधि लागू कब हुई? 1993 में। मैस्ट्रीज संधि की सबसे बड़ी खास बात समझना क्या हुआ? मैस्ट्रीज संधि में ध्यान से सुनना, यूरोपियन समुदाय मतलब यूरोपियन समुदाय को यूरोपियन संघ में परिवर्तित किया गया। यूरोपियन संघ में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। मतलब यूरोपियन समुदाय, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? यूरोपियन समुदाय बना। अब क्या बना है? यूरोपियन समुदाय की बजाय अब क्या बन गया? यूरोपियन संघ बन गया। इसलिए आप कह सकते हो यूरोपियन संघ जो है वो औपचारिक रूप में कब सामने आया था? 1993 में। वास्तविक और औपचारिक रूप में 1993 में अस्तित्व में आया था, 1993 में अस्तित्व में आया था। तो यूरोपियन समुदाय को यूरोपियन संघ में परिवर्तित किया, पहला बिंदु। दूसरी बात इसमें क्या कहा गया कि ये जो आपके यूरोपियन जो देश होंगे जितने भी, ठीक है, जो भी सदस्य देश होंगे उनके आंतरिक मामलों कौमा विदेश व रक्षा नीति, आप कह सकते हो आर्थिक व मौद्रिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो यहाँ इन्होंने क्या कहा, यहाँ कितनी सही बात करी। यहाँ वो संघ बन गया। यहाँ उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में आंतरिक कोई समस्या, कोई कलह चल रही है, ठीक है, कोई आंतरिक समस्या या आंतरिक कलह चल रही है तो उसका निपटारा किया जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा मतलब आपके देश विदेश में अगर देश की और रक्षा नीति, विदेश और रक्षा नीति जो है वो आपस में सब मिलकर तय करेंगे, ठीक है, रक्षा नीति सब आपस मिलकर तय करेंगे तथा जो सदस्य देश है उनकी आर्थिक व मौद्रिक सहायता भी उन्हें प्रदान की जाएगी। जो देश कमजोर है, ठीक है, जो देश कमजोर है उसकी सहायता की जाएगी, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो रक्षा नीति को लेकर हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू को लेकर हो, ठीक है। आज क्लास की जनसंख्या को इतना कम क्यों कर रखा है? आज का टॉपिक है ना, एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास को शेयर करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच चुके, ठीक है ना। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, क्लास को शेयर करो। क्लास की जनसंख्या आज आपने बहुत ज्यादा कम कर रखी है, इसका रीजन मुझे नहीं पता, जबकि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को मुश्किल से कोई पढ़ाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ईयू से सब दूर रहते हैं, क्योंकि ईयू एक तरह से संगठन, एक संघ है,
ठीक है ना, एक संघ है जिसकी कोई स्थापना फिक्स नहीं है, जिसके कोई कार्य विशेष नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन। तो ये बात को ध्यान से सुनना। आंतरिक मामलों, विदेश, रक्षा नीति, आर्थिक और मौद्रिक सहायता के लिए इस संघ का निर्माण हुआ। आगे देखना, समान श्रमिक कानून। क्या किया इन्होंने? समान श्रमिक कानून, मतलब हमारे यहाँ मजदूरों को लेकर जो यूरोप के जो देश सदस्य देश हैं, यूरोपियन ईयू के जो सदस्य देश हैं, उनमें श्रमिकों के कानून में समानता रहेगी। सबके कानून एक जैसे होंगे श्रमिकों के। और तो और इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो सदस्य देश हैं, हमारे यहाँ समान मुद्रा का प्रचलन रहे। समान मुद्रा, जिसका तुम सबने नाम सुना होगा ना, यूरो। हाँ या ना, नाम सुना है ना यूरो। तो आप यूं मान के चलो, समान मुद्रा यूरो को प्रचलन में लाया जाए। अब मेरी बात को फिर एक बार ध्यान से सुन लो। मैस्ट्रिक्ट संधि से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूरोपियन संघ में मैस्ट्रिक्ट संधि का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना, बहुत बड़ा योगदान है। मैस्ट्रिक्ट संधि 1991, मैस्ट्रिक्ट संधि हुई है 1991 में, लागू की गई 1993 में, लागू की गई 1993 में। यूरोपियन समुदाय को यूरोपियन संघ में परिवर्तित किया। अब समुदाय की वजह क्या हो गया? यूरोपियन संघ हो गया। अब संघ बना, ठीक है। हालांकि उसने समुदाय के रूप में भी काम करना तो शुरू कर ही दिया था, परंतु अब वो क्या बना? संघ बना मेरे बच्चों। अगली बात, आंतरिक मामलों में ये जो देश है, ये आपस में आंतरिक मामले हुए, रक्षा नीति हुई, विदेश नीतियां हुई, आर्थिक नीति हुई, इनमें आपस में मिल बांट कर काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट समझना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरा जो विश्व है वो हिल गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व हिल गया, और पूरा विश्व हिल गया तो उनको ये पता चला कि भाई हारने वाले को भी नुकसान, जीतने वाले को भी नुकसान। अब क्या किया जाए? अब उन नुकसान की भरपाई अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, अकेला एक देश तो जो है वो कोशिश करे तो बहुत लंबा समय निकलेगा। इससे बढ़िया हम एकजुट होंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में देखो, आप तभी हमने पढ़ा होगा, शार्क, आसियान, ये जितने भी क्षेत्रीय संगठन जो भी बने ना, संघ, समुदाय वगैरह, ये सारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में उनका एक दिमाग खुला कि अगर आपस में हम लोग सहयोग की भावना से रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब हम लोगों का क्या होगा? विकास हो पाएगा। उसी में यूरोपियन संघ ने शुरुआत की है, जिसमें यूरोप के ही देश है, ठीक है ना, जिसमें यूरोप के ही देश है, जिसमें क्या कहा? मैस्ट्रिक्ट संधि सबसे इंपॉर्टेंट संधि। क्यों? क्योंकि इसने यूरोपियन समुदाय को यूरोपियन संघ में बदला, और ये जो यूरोपियन संघ के जो देश थे, इनको आपस में मुक्त व्यापार, मुक्त आवागमनी, आर्थिक रूप में देखा जाए तो इनको आजादी मिली, ठीक है। आर्थिक रूप में इनको सहायता दी, एक देश से दूसरे देश में। एक देश में जिसकी कमी होती, दूसरा देश उसकी भरपाई कर देता। फिर दूसरे देश में कोई कमी होती तो चौथा देश उसकी भरपाई कर देता। तो इस तरह क्या हुआ? एकजुटता, एक भावना से इन्होंने काम करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने नियम बनाया, समान श्रमिक कानून। हमारे यहाँ मजदूरों का कानून सबके लिए एक जैसा होगा, तथा इन्होंने कहा कि आपस में व्यापार करने के लिए, मतलब यूरोप के जो सदस्य देश हैं, इनमें जब भी व्यापार होगा तब एक मुद्रा को प्रचलन में लाया जाए। वो मुद्रा कौन सी होगी? यूरो। अब यूरो के लिए सहमति तो बनी, यूरो मतलब व्यापार के लिए यूरो को प्रचलन में लाया जाए, इसके ऊपर सहमति तो बनी। और इस यूरो को प्रचलन में लाने के लिए एक बैंक के निर्माण की बात की गई, ठीक है, एक बैंक के निर्माण की बात की गई, जो कि है आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरो एक समान मुद्रा, जो भी देश है उन सभी देशों में जब भी व्यापार होगा वो यूरो से होगा, ठीक है ना। वो किससे होगा? यूरो से होगा, ठीक है, यूरो से होगा। और क्या कहा? इस यूरो को प्रचलन में, भाई मुद्रा है, मुद्रा को प्रचलन में लाने के लिए बैंक तो चाहिए ना, बिना बैंक के तो मुद्रा संभव नहीं है प्रचलन में आ जाए। आप देखो, भारत में भी नोटबंदी हुई थी ना, हाँ या ना? भारत में नोटबंदी हुई थी, तो क्या नोट मोदी जी ने घर घर जाके बांटे थे क्या? मोदी जी ने क्या घर घर जाके बांटे थे? नहीं, मोदी ने नोट दिए बैंकों को। किसको दिए? बैंकों को। और बैंकों ने बांटे आपके अंदर,
ठीक है ना, बैंकों ने बंटवारा किया। उसी प्रकार से यूरो का प्रचलन होगा बैंक से। किससे होगा? बैंक से। और यूरो के प्रचलन को शुरू करने के लिए 1998 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई है। 1998 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना हो गई, परंतु यूरो अभी तक शुरू नहीं हुई है। यूरो जो मुद्रा है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो आप यूं कह सकते हैं समान मुद्रा का प्रचलन, समान मुद्रा का प्रचलन यूरो की सहमति हुई थी मैस्ट्रिच संधि पर। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? चलो, मैस्ट्रिच को काफी चर्चा में या काफी बार सुन लिया। अब अगली संधि सुनते हैं। मैस्ट्रिच के बाद, मैस्ट्रिच के बाद अगली संधि देखो। 7वां बिंदु क्या है इसका? एम्स्टरडम संधि। ये हुई है 1997 में। ये संधि कब हुई है? 1997 में। अब ये संधि हुई तो 1997 में है। क्या कहा था इस संधि में? ठीक है, एम्स्टरडम जो संधि थी, एम्स्टरडम जो संधि थी 1997 में हुई। और 1997 में इस संधि में क्या विशेष बात थी? ध्यान से सुनना। इस संधि में क्या किया गया? समान मुद्रा, समान मुद्रा यूरो पर पूर्ण सहमति दी गई। यूरो पर पूर्ण सहमति मिल गई। जो देश थे, ठीक है ना, जो देश थे उन देशों में पूर्णतः सहमत कर लिया कि बिल्कुल इन देशों में जब भी व्यापार होगा या किसी भी पैसे का लेन देन होगा वो किस मुद्रा में होगा? यूरो मुद्रा में होगा। किस मुद्रा में होगा? यूरो मुद्रा में होगा। और 1 जनवरी, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ सकता है, 1 जनवरी 1999 में यूरो मुद्रा प्रचलन में आई। 1 जनवरी 1999 में यूरो मुद्रा को सबने अपना लिया या प्रचलन में आई। आप ये कह सकते हैं यूरो मुद्रा को अपनाया गया। अब एक खास बात समझना, आज अगर मैं बात करती हूं वर्तमान में 27 रहे ना, वर्तमान में आज तो 27 ही है। वर्तमान में 27 में से केवल 19 देशों में यूरो मुद्रा का चलन है। क्यों नहीं? बाकी देशों में क्यों नहीं है? तो ध्यान से सुनना, आपके यहाँ 27 में से केवल 19 में है। यहां तक कि अगर मैं लिखती ना 28, तो 28 में से भी 19 ही थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसमें यूरो जो है वो प्रचलन में नहीं थी। बात को ध्यान से समझे, यूरो जो वो प्रचलन में नहीं थी। ये बड़ी खास बात है। यूरो को जो है वो ब्रिटेन ने नहीं अपनाया था। ब्रिटेन ने कहा था कि भाई मैं तो मेरा व्यापार जो मुद्रा होती है उसी में करूंगा, मैं तो मेरा व्यापार उसी मुद्रा में करूंगा। ठीक है ना? तो वर्तमान में 27 देशों में से 19 देशों में यूरो का क्या हुआ? चलन प्रारंभ हुआ। कितने देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया? 19। ठीक है, 19 देशों ने यूरो को अपना लिया। ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन तैयार करता है। वर्तमान में 27 में से 19 जो देश है उनके केवल उन 19 देशों में यूरो का क्या है? प्रचलन है। बात यहां तक क्लियर हुई? ये आपकी एम्स्टरडम संधि होगी। अब बात को समझना, अब आगे क्या होता है। ठीक है, अब आगे मैं 8वां बिंदु आपको समझा रही हूं। 8वां बिंदु है जिसमें यह कहा गया कि यूरोपियन संघ का संविधान बने। क्या कहा? यूरोपियन संघ का क्या बनाया जाए? संविधान बनाया जाए। ठीक है, यूरोपियन संघ का क्या बनाया जाए? संविधान बने। और मुझे बताओ, यूरोपियन इस संघ के संविधान की बात चली है। पूरी तारीख अगर हम बात करें, पूरी तारीख में लिखूं तो वह है 29 अक्टूबर 2004। 29 अक्टूबर 2004। ठीक है ना? ठीक है, मुद्रा दिनेश, मुद्रा नहीं चेंज करनी होती है। देश को मुद्रा नहीं चेंज करनी होती है। भाई मुझे बताओ कि आपके यहाँ फ्रांस है, जर्मनी है, वो किसी अन्य देश के साथ व्यापार कर रहा है, किसी दूसरे देश के साथ, तो उस दौरान मुद्रा को नहीं बदलना होता है। ठीक है, मुद्रा को नहीं बदलना, केवल इतना ध्यान रखना होता है कि कुछ फंड है वो बैंक में जमा होता है और बैंक आपको यूरो मुद्रा जो है वो प्रोवाइड करवा देती है। बैंक क्या करती है? आपको यूरो की जो मुद्रा है वो प्रोवाइड करवा देती है और उस यूरो मुद्रा से आप पूरे यूरोप के जो सदस्य देश हैं ईयू के, उसमें क्या कर लेते हो? आप व्यापार कर लेते हो। तो मुद्रा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखें। तो यूरोपियन संघ का संविधान निर्माण
कब कब हुआ संविधान का निर्माण, कब हुआ? 29 अक्टूबर 2004 में। ध्यान से सुनना, सभी जो सदस्य देश थे उन्होंने 2004 को निर्मित संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, निर्मित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, और इस संविधान को लागू करने की तारीख जो है वो 2007 में तय की गई। कब की गई? 2007 में, कि भाई संविधान 2004 में बना, बनने के बाद हम इसे जो है, ठीक है, संविधान बना और उसमें हमने क्या कहा, 2007 को हम लागू करेंगे। तारीख क्या हुई? 2007 को हम लागू करेंगे। परंतु ध्यान से रखना इस बात को, परंतु फ्रांस और नीदरलैंड की जो जनता थी उन्होंने मना कर दिया था। हुआ क्या था, जितने भी सदस्य देश थे ना, इन्होंने अपने देश में जनमत संग्रह से पूछा था कि भाई बताओ क्या सदस्य बनना है या नहीं बनना, क्या संविधान बनाया जाए नहीं बनाया जाए, क्या संविधान को अपनाया जाए नहीं अपनाया जाए। ठीक है, तो क्या किया था, बाकी सब तो देश तैयार हो गए थे, बाकी सभी देश तो तैयार हो गए थे, परंतु फ्रांस और नीदरलैंड की जनता ने क्या कर दिया था, संविधान को अपनाने से मना कर दिया। क्या किया, संविधान को अपनाने से मना कर दिया। तो अब क्या किया जाए, तो अब संविधान को अपनाने से क्यों मना किया, क्यों का कारण ढूंढा जाए और संविधान में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन किया जाए, जिसके द्वारा परिवर्तन या संशोधन किया जाए जिसके द्वारा फ्रांस और नीदरलैंड भी संविधान को अपना ले। मेरी बात को ध्यान से समझे, मैं एक बार इसको फिर रिपीट करती हूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एम्स्टर्डम संधि हुई है 1997 में। इसमें एक ही बात को ध्यान से सुनना है और वो है समान मुद्रा यूरो का, यूरो के चलन पर या यूरो पर पूर्ण सहमति बनी 1 जनवरी 1999 को। यूरो को सभी देशों ने अपना लिया, परंतु यूरो जो है वो 27 में से केवल 19 देशों में ही चलन में है, केवल 19 देशों में ही चलन में है। ठीक है, यूरोपियन संघ, अब बात ध्यान से सुनना, 8वां बिंदु, यूरोपियन संघ के संविधान का निर्माण हुआ 29 अक्टूबर 2004 को, जिसे लागू करना था 2007 को, परंतु फ्रांस और नीदरलैंड की जनता ने इस संविधान पर अपनी स्वीकृति जाहिर नहीं की, तो इनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनना, इनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 9वां बिंदु है शायद, जहां तक मुझे पता है, लिस्बन संधि हुई है। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या हुई है, लिस्बन संधि हुई है। और लिस्बन संधि कब हुई, 2007 में हुई। क्या हुई, लिस्बन संधि हुई, और लिस्बन संधि कब हुई, 2007 में हुई। 2007 में हुई है, और इस संधि को 1 जनवरी 2009 से, इस संधि को 1 जनवरी 2009 से लागू किया गया, 2009 से लागू किया गया। ठीक है, अब देखो लिस्बन संधि की क्या बड़ी विशेषता थी, लिस्बन संधि ने संविधान में कुछ परिवर्तन किए, संविधान में कुछ परिवर्तन या संविधान में कुछ संशोधन किए। क्या संशोधन किए, सबसे पहली बात क्या, जो प्रत्येक देश के जो मतलब कह सकते हैं जो संसद के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जो अध्यक्ष थे, प्रत्येक देशों की अध्यक्षता को 6 महीने की बजाय कितना कर दिया, 2.5 वर्ष की। जो प्रत्येक देश का मतलब जितने भी अपने देश हैं, ठीक है ना, मतलब जितने भी सदस्य देश हैं, क्योंकि 2000 अगर हम बात करें 9 तक, ठीक है, तो 9 तक यूं मान के चलो आपके पास 26 थे, 27 आपका ये 2010 में 2013 में बना था। तो जितने भी जो देश होंगे उन सभी देशों के जो होंगे वो अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, और वो 6 महीने से बनेंगे। तो पहला काम तो क्या किया, पहला काम तो ये किया कि जो अध्यक्षता थी उसको कितना कर दिया, अध्यक्षता थी उसके कार्यकाल कर दिया 2.5 वर्ष। ठीक है, अध्यक्षता कर दी 2.5 वर्ष। और दूसरे इसने क्या परिवर्तन किया कि जो संसद है, अब देखना आगे पढ़ाऊंगी मैं भी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, जो संसद है, ठीक है ना, जो संसद है उसमें सदस्य जो होंगे, संसद में सदस्य जनसंख्या के आधार पर जाएंगे। अभी ध्यान से सुनना,
यूरोपियन संघ ने अपनी खुद की परिषद, अपनी खुद की आयोग, अपने खुद की संसद, अपना खुद का न्यायालय, अपना खुद का बैंक, पांचों चीजें खुद की ईयू की स्थापित है। पता है क्या? पांचों चीजें जो है वो ईयू की स्थापित है, मतलब यूरोपियन संघ की खुद की है पांचों, संसद, परिषद, आयोग, न्यायालय और बैंक, पांचों चीजें खुद की हैं। अब सोचो इसमें क्या कहा कि जो अध्यक्षता है उसका कार्यकाल कितना कर दिया? 2.5 वर्ष। ठीक है, पहले क्या था 6-6 महीने से चेंज करेंगे, इसको कह दिया कि भाई 2.5 साल से चेंज होगा। और दूसरा क्या कहा कि जो संसद है उसके सदस्यों की संख्या जो है वो उस देश के ऊपर निर्भर करेगी। जो संसद में मान लो, क्योंकि संसद में 751 सदस्य होंगे, टोटल कितने होंगे? 751 होंगे ना। इन 751 में से कितने जर्मनी में आएंगे, कितने फ्रांस से आएंगे, कितने नीदरलैंड से आएंगे, कितने ब्रिटेन से आएंगे। तो ये जो सदस्य हैं ये जनसंख्या के आधार पर तय किए जाएंगे। और इसके बाद में संविधान को लागू किया गया, और संविधान लागू होने के बाद में यूरोपियन संघ के, अब चर्चा करेंगे हम संरचना की। संधियां पूरी हो गई, यूरोपियन संघ की जो है वो संधियां पूरी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन संघ की संरचना की। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आप बात कर रहे हो ईयू की संरचना, मतलब ईयू काम कैसे करता है, यूरोपियन संघ काम कैसे करता है। ठीक है, यूरोपियन संघ में सबसे पहले बात कर लो यूरोपियन आयोग की, जिसे आप कहते हो यूरोपियन कमीशन, जिसे आप क्या कहते हो? यूरोपियन कमीशन। अब देखो यूरोपियन जो कमीशन है वो क्या होता है, देखो कुछ चीजों में अंतर करना। एक पढ़ाऊंगी यूरोपियन आयोग, एक पढ़ाऊंगी परिषद, एक पढ़ाऊंगी संसद। ठीक है ना, तो क्या डिफरेंस है इनमें? यूरोपियन आयोग जो है वह एक कार्यकारी, ईयू का कार्यकारी हाथ होगा, मतलब दिन प्रतिदिन की जो सारे जो संचालित होंगे ना काम, दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य संचालित होंगे, दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य संचालित होंगे वो कौन देखेगा? यूरोपियन आयोग देखेगा। आगे समझना, जैसे आपके यहाँ प्रशासनिक है, जैसे आपके यहाँ प्रशासन काम करती है, पुलिस का काम करती है, वैसे ही यूनियन आयोग जो है वो यूरोपियन संघ की नौकरशाही है। यूरोपियन संघ की क्या है? नौकरशाही है। यूरोपियन संघ की पुलिस है। तो यूरोपियन आयोग एक तरह से कार्यकारी हाथ होगा ईयू का, दिन प्रतिदिन की जो कार्यों का संचालन होगा, ठीक है ना, वो कौन करेगा? यूरोपियन कमीशन करेगा। एक तरह से नौकरशाही होगा, एक तरह से क्या होगा? नौकरशाही होगा। और यूरोपियन आयोग में सदस्य कितने होंगे? 17 सदस्य कितने होंगे? 17। और 17 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। सदस्य होंगे 17, और 17 के बाद हम बात करें तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। चलो दूसरी हम बात कर लेते हैं यूरोपियन परिषद की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूरोपियन परिषद की। ठीक है, यूरोपियन परिषद को समझना, आपके भारत में जैसे मंत्री परिषद है, कैबिनेट होता है ना, ठीक है, भारत में जैसे कि आप बात करना मंत्री परिषद, एक तरह से कैबिनेट, एक तरह से क्या कह सकते हो? मंत्री परिषद कैबिनेट जैसे काम करती है वैसे काम करेगी यूनियन परिषद। वैसे काम कौन करेगी? यूनियन परिषद। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर? दिनेश, इस चीज का जवाब क्लास के लास्ट में दे दूंगी मैं, अभी टॉपिक को कंप्लीट होने दो। यूनियन परिषद क्या है? एक तरह से मंत्री परिषद और कैबिनेट की तरह काम करती है। ठीक है ना, कैबिनेट की तरह काम करती है। और सबसे खास बात पता है क्या इसकी? सबसे बड़ी खास बात है कि इसके जो सदस्य हैं वह वर्तमान में 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसके तो 17 सदस्य होंगे, सिंपल सी बात कह दी। इसके लिए क्या कहा? इसके लिए कहा कि इसके जो सदस्य होंगे कितने? 27, क्योंकि पहले 28 थे, आज 27 हो गए।
27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। जो सदस्य होंगे ना, जैसे मान लो फ्रांस से आएगा तो फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष आएगा, इसका सदस्य। नीदरलैंड से आएगा तो नीदरलैंड का सदस्य होगा। क्रोएशिया से आएगा तो क्रोएशिया का सदस्य होगा, मतलब क्रोएशिया का राष्ट्राध्यक्ष होगा। डेनमार्क से आएगा तो डेनमार्क का राष्ट्राध्यक्ष होगा। तो सदस्य होंगे कितने? 27 देश। 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे वो इसके क्या होंगे? वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब इसकी एक और बात, एक और खास बात, और वो खास बात ये है कि प्रतिवर्ष 4 बार बैठक होती है। 4 बार बैठक होने का मतलब क्या है? 3 माह में एक बार बैठक होती है। 3 महीने में एक बार बैठक होगी ही होगी। काम क्या करती है? अब सोचना ये कितनी महत्वपूर्ण, ये यूं कह सकते हो संसद एक तो महत्वपूर्ण है, और अगर हम देखें तो ईयू की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन है? यूरोपियन परिषद है। कौन है? यूरोपियन परिषद है। कैसे? क्योंकि ये काम क्या करती है? ये काम करती है कि ईयू को प्राथमिकता, मतलब ईयू किसको ध्यान रखे? ईयू को इस बार किस चीज की प्राथमिकता पर ध्यान दी जाए? समाज कल्याण के, विकास की, या आर्थिक की, या उद्योग की, ठीक है ना, या उत्पादन की। ईयू को, यूरोपियन संघ को प्राथमिकता व राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। दिशा प्रदान करती है मतलब ईयू के, ध्यान से सुनना, ईयू के जो भी महत्वपूर्ण कार्यों का जो निर्णय लेना होता है, ईयू इस बार किस पर काम करेगी? ईयू के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में यूनियन परिषद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके बारे में यूनियन परिषद तय करेगी। क्यों? क्योंकि इस परिषद में जो है वो देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ईयू की। ठीक है, क्लास को जितना हो सकता है शेयर और लाइक करो, ताकि शेयर इसलिए करो ताकि दूसरे बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? तो 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। प्रतिवर्ष 4 बार बैठक होगी, जिसमें 3 महीने में एक बार बैठक होनी जरूरी है। ईयू को प्राथमिक, मतलब ईयू किस पर काम करेगा उसकी चर्चा। दूसरी, राजनीतिक दिशा, ईयू को किस मुद्दों पर चर्चा करनी है, किस मुद्दों पर नहीं करनी है, आर्थिक मुद्रा या आर्थिक रूप में क्या परिवर्तन लाया जाए, कैसे विकास किया जाए, इन सभी चीजों पर विचार और विमर्श किया जाएगा यूनियन परिषद के द्वारा। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? ये तो 2 बात हुई। तीसरी बात आगे चर्चा करेंगे। तीसरी बात है यूरोपियन संसद की। किसकी बात करेंगे? यूरोपियन संसद की। इस संरचना को एक बार समझ लो, फिर शॉर्ट में बता दूंगी मैं एक साथ में। एक बार अच्छे से समझ लो, फिर शॉर्ट में लिखवा दूंगी मैं। तीसरा क्या है? संसद। अब बड़ी बात ध्यान से सुनना, ईयू की व्यवस्थापिका का काम करता है, मतलब कानून निर्माण करता है। ईयू के कानून का निर्माण करता है, ईयू के बजट पारित करता है। ईयू का कानून निर्माण करता है और ईयू का बजट पारित करता है कौन? संसद, ईयू की संसद। अब आपको एक और बात बताऊं मैं, एक और बात यह है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, विश्व की सबसे बड़ी संसद कौन सी है बताओ? ये अगर यूरोपियन संसद जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, तो मुझे ये बताओ कि पहली सबसे बड़ी कौन सी है? फटाफट जवाब दो। पहली, विश्व की सबसे बड़ी पहली संसद कौन सी है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने। ठीक है, सबसे पहली बड़ी संसद कौन सी है? यूएनओ की महासभा। सबसे पहली बड़ी कौन सी है? यूएनओ की महासभा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और ये जो है वो दूसरी सबसे बड़ी है। ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी है। अगली बात समझना, इसमें सदस्य कितने होंगे? 751। खास बात समझना, खास बात क्या है? प्रत्येक देशों के
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? जैसे आपके यहाँ लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, जैसे आपके यहाँ लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही आपके जो 27 देश है, वर्तमान में जो 27 देश है, उन 27 देशों में प्रत्येक जो देश है, जो सदस्य है, ध्यान से सुनना, प्रत्येक सदस्य देश, यूं लिख सकते हैं हम, प्रत्येक सदस्य देश के जनता, मतलब प्रत्येक जो सदस्य देश है उनकी जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है। क्या करती है? प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है। सदस्य जो है वो 752 नहीं है, 751 है। सदस्य कितने हैं? 751 है। अब देखो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। तो संसद क्या करेगी? व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने का काम करेगी, और कानून निर्माण करने के साथ में क्या करेगी? बजट पारित करवाएगी। दूसरी सबसे बड़ी संसद है, इसमें जो सदस्य है वो 751 है। और अगर देखा जाए, एक छोटी सी बात बता दूं, देखा जाए तो जर्मनी से सबसे ज्यादा आते हैं। जर्मनी से क्या होगा? सर्वाधिक आएंगे। जर्मनी से सर्वाधिक है, और सदस्य जो होंगे इसके सदस्य जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और पहले ही बता चुकी हूं कि किस देश से कितनी जनता, किस देश से कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे, यह उस देश की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। यह उस देश की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, इसकी ब्रांच कहाँ है? संसद की ब्रांच कहाँ है? संसद की ब्रांच, इसकी ब्रांच भी तो है, एग्जाम में ब्रांच आ जाती है। तो स्टार्ट्सबर्ग, ठीक है। मुख्यालय संसद, बेसिकली संसद है कहाँ? ब्रुसेल्स में। संसद है कहाँ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में है। और ब्रांच का स्टार्ट्सबर्ग में, ठीक है। ब्रांच है वो स्टार्ट्सबर्ग में। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? डन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो संसद है वो आयोग के अध्यक्ष का चयन करती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, कि 27 सदस्य होंगे। उन 27 सदस्यों में अध्यक्ष कौन सा होगा, ये भी कौन तय करती है? यूरोपियन संसद, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, चलो, ये चौथा पॉइंट संसद का क्लियर। अब पांचवा पॉइंट देखना। पांचवा पॉइंट है आपके यूरोपियन न्यायालय, यूरोपियन संघ का न्यायालय। चौथा बिंदु क्या है? यूरोपियन न्यायालय। स्थापना कब हुई है इसकी? न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1989 में। न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? 1989 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? लग्जमबर्ग में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लग्जमबर्ग में। चलो, इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? तो ध्यान से सुनना, पहले न्यायाधीशों की संख्या थी 28, ठीक है ना। पहले न्यायाधीशों की संख्या थी 28, अब एक कम हो गया, तो सीधी सी बात है न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 27। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश से एक न्यायाधीश आएगा। प्रत्येक देश से एक न्यायाधीश आता है। प्रत्येक देश से एक न्यायाधीश आएगा, और उस न्यायाधीश का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्यालय। अब देखो, न्यायालय काम क्या करता है? सबको पता है काम क्या करेगा। ईयू में जितने भी विवाद आएंगे ना, ईयू के देशों में आपस में अगर कोई विवाद होगा, ईयू के देशों में अगर आपस में कोई विवाद होगा, तो उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से उसको विवाद को कौन सुलझाएगा? यूरोपियन न्यायालय सुलझाएगा। पांचवा बिंदु है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसकी स्थापना हुई है 1 जून 1998 में। स्थापना हुई है 1 जून 1998 में। और
इसकी स्थापना का जो मुख्य कारण है, अच्छा पहले मुख्यालय की बात कर लेते हैं। ये बैंक है कहाँ, इसका मुख्यालय है कहाँ, मुख्यालय है कहाँ, फ्रैंकफर्ट में। क्या है, फ्रैंकफर्ट, जहां तक मुझे लगता है फ्रांस में है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट इसका मुख्यालय है, और इसको किस लिए, किस कारण से बनाया, और वो था यूरो मुद्रा के चलन हेतु। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको किसी भी मुद्रा को, ठीक है, किसी भी मुद्रा को, मेरे पॉइंट को समझना, किसी भी मुद्रा को अगर प्रचलन में लाना है तो आपको बैंक चाहिए, ठीक है ना। किसी भी मुद्रा को अगर आपको प्रचलन में लाना है तो आपको बैंक चाहिए, ठीक है। फ्रैंकफर्ट जो है शायद फ्रांस में नहीं, मे भी जर्मनी में है ये, ठीक है ना। फ्रांस में नहीं है, शायद जर्मनी में है, फ्रांस में नहीं जर्मनी में है, ठीक है। अब देखो यूरो मुद्रा, मैंने पहले कहा था ना, किसी भी मतलब किसी भी मुद्रा को, कोई भी मुद्रा अगर आप प्रचलन में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैंक में वो मुद्रा डालनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, यूरो को चलाने के लिए आपने एक अलग ही बैंक बना लिया, ठीक है ना। यूरो को चलाने के एक अलग ही बैंक बना लिया, जिसका कारण क्या था, यूरो मुद्रा का चलन करना। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। स्थापना हुई है 1 जून 1998 को, मुख्यालय फ्रैंकफर्ट में है, और ये जर्मनी में है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। ये क्या है, जर्मनी में। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। ये आपके ईयू की 5 इकाई है। ईयू की क्या है, 5 इकाई है। एकदम अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो ना उनको, तो एक बार देख लो, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। संरचना में मैं बात करूं तो एक है यूरोपियन आयोग, सदस्य है इसके 17, कार्यकाल है 5 वर्ष। सदस्य कितने, 17, कार्यकाल 5 वर्ष। ये पहला है। दूसरा है यूरोपियन परिषद, सदस्य है इसके 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और महत्वपूर्ण, या आप कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला है संसद, तीसरा है संसद, और संसद में अगर हम बात करते हैं तो 751 सदस्य हैं, 751 सदस्य हैं। सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और इसका मुख्यालय कहां मिलेगा, ब्रुसेल्स में, ठीक है। चौथा है आपका न्यायालय। चौथा क्या है, न्यायालय। न्यायालय में सदस्य कितने, 27। कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। और मुख्यालय कहां, लग्जमबर्ग में। पांचवा है बैंक। पांचवा क्या है, बैंक। बैंक में सदस्य तो क्या होंगे, बैंक है। स्थापना हुई है 1998 में। अच्छा, इसकी न्यायालय की स्थापना हुई है 1989 में, 1989 में। और बैंक का मुख्यालय कहाँ है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ये जहां तक मुझे कंफर्म है, ठीक है। ये एकदम शॉर्ट में, ये शॉर्ट में पॉइंट यहां तक क्लियर। यूरोपियन आयोग 17 सदस्य है, यूरोपियन परिषद में 27, संसद में सदस्य 751, न्यायालय में 27 है। न्यायालय की स्थापना भी याद होनी चाहिए, 1989। बैंक कब बना, 1998 में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। ये शॉर्ट में है, ये क्या हो गया, एकदम शॉर्ट में हो गया। इसको याद रख लेना कम से कम, ठीक है ना। इसको याद रख लेना, काम आसान हो जाएगा तुम लोगों का। और संरचना से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ये और बता दूं मैं। तो ये पांचों मिलकर है ना, ध्यान से सुनना, ये पांचों मिलकर काम करती है यूरोपियन संघ में, ठीक है। यूरोपियन संघ में ये पांचों मिलकर काम करती है, पांचों मिलकर काम करती है। अब एक लास्ट पॉइंट, पहली बात तो ये ध्यान रखना, 2012 में ईयू को शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। यूरोपियन संघ को 2012 में शांति पुरस्कार मिला है, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात आपकी अब आती है ब्रेक्जिट की। दूसरी बात किसकी है, ब्रेक्जिट की। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन
ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हुआ क्या इससे, ब्रिटेन जो है, सिंपल सी बात समझना, ये जितने भी आपके यूरोपियन संघ के जो देश थे, यूरोपियन संघ के जो देश थे उनमें सबसे काबिल कौन, सबसे मजबूत कौन, सबसे शक्तिशाली कौन, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के अंदर इस चीज का कड़ा विरोध हुआ, ब्रिटेन में इस चीज का कड़ा विरोध हुआ कि भाई हमें एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि ब्रिटेन को क्या आवश्यकता है कि वो ईयू का सदस्य बने, ब्रिटेन को क्या आवश्यकता है कि वो ईयू का सदस्य बने। ईयू के सदस्य होने की आवश्यकता ही नहीं है ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन को क्यों हो, ठीक है, ब्रिटेन जो है वो इसका सदस्य क्यों बने, ब्रिटेन जो है वो इसका सदस्य क्यों बने, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्रिटेन अगर इसका सदस्य है तो ब्रिटेन को नुकसान ही है। कैसे है नुकसान, बाहर के दूसरे देशों के लोग आएंगे और ब्रिटेन में नौकरी लग जाएंगे, तो ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। चलो, ब्रिटेन का जो व्यापार है वो पहले से बहुत मजबूत है और दूसरे लोग आकर यहाँ व्यापार करेंगे, आपके इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया कि भाई बताओ ईयू का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 2016 में 51% से भी कुछ अधिक थे, 51% लोगों ने कहा कि ब्रिटेन को ईयू से अलग होना चाहिए, ब्रिटेन को ईयू से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो ईयू में शामिल न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ब्रिटेन है वो पहले से ही बहुत मजबूत है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। 2016 में हुआ और 2016 के बाद में अगर हम बात करते हैं 2020 की, 1 फरवरी 2020 की, तो ब्रिटेन ने खुद को ईयू से अलग कर दिया, ईयू से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ब्रिटेन एक अलग है, अलग व्यवस्था है, ठीक है, अलग व्यवस्था है। अगर ईयू के जो अन्य देश है जैसे फ्रांस है, नीदरलैंड है, अगर इनको ब्रिटेन से अगर व्यापार करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर फ्रांस के या नीदरलैंड के, डेनमार्क के लोग अगर ब्रिटेन में जाना चाहते हैं तो वीजा बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। बोरिस जॉनसन जो थे वो इसके पूर्ण समर्थन में थे, बोरिस जॉनसन जो थे वो इसके पूर्ण समर्थक थे कि बिल्कुल ब्रिटेन को है वो ईयू से अलग हो जाना चाहिए। ये था आपका ब्रेक्जिट, जिसमें था ब्रिटेन को एग्जिट करना चाहिए। 2016 में जनता से पूछा गया था, ठीक है, जनता से पूछा गया, 51% से भी अधिक लोगों ने ईयू से अलग होने के लिए समर्थन दिया और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन जो है वो ईयू से अलग हो गया, ठीक है ना, ब्रिटेन जो है वो ईयू से अलग हो गया। और आज ईयू में वर्तमान में 27 जो देश हैं वही मौजूद है, ब्रिटेन अलग हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ईयू है वो कंप्लीट होता है।